वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इकोनॉमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। यहां पर सबसे पहले आपको पढ़ना है जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसेस इज पॉपुलरली नोन एज द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्लियर। अब छोटी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रियलिटी में ये है क्या। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे टोटल आउटपुट या इनकम या फिर जो कंट्री की वेल्थ होती है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स और अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके दोस्तों, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है हमारे पास पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हमारा पूरा फोकस जो है वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है। अब समझते हैं ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में है क्या। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों होता है जब हम रिम्यूनरेशन देते हैं, यानी कि रेम्यूनरेशन पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है? लैंड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। ओके, अब यहां पर देख लीजिए, अब लैंड को क्या मिलता है रिम्यूनरेशन में, लेबर को क्या मिलता है, कैपिटल को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है। यहां पर है लैंड, जब जब हम यूज लैंड करते हैं तो रेंट मिल जाती है, लेबर जब अपनी सर्विस देती हैं तो उसे वेज मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है एज रेम्यूनरेशन। अब यहां पर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं किस तरीके से कितनी रेंट मिलेगी लैंड को। ओके, किस तरीके से ये चीजें डिटरमाइन होती है, वेज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होती है, कितनी वेज होनी चाहिए, यानी कि किस तरीके से वेज मिलती है, कितनी मिलती है। ओके, ये इंटरेस्ट या प्रॉफिट, ये चीजें जब हम पढ़ते हैं इसी को कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो चीजें फंक्शन करती है उनके हिसाब से उनको कितना मिलता है, किस बेस पे मिलती है, तो उसी को कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और उसके दूसरा यहां पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यहां पर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग कंसेप्ट है। यहां पर मैंने लिखा है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू द फोर्सेस गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। यहां पर जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की, यहां पर हम डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी मेजर करते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि 80% जो इनकम होती है कंट्री की वो टॉप 5% लोगों के पास होती है, यानी कि जो कुछ बिलियनर होते हैं उनके पास 80% इनकम होती है। जो बाकी 20% इनकम बच जाती है वो बाकी 70-80% लोगों के पास होती है। यहां पर ये जो मेजर करने का तरीका है ये हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर करते हैं। तो ये जो हमारा यहां पर कंसेप्ट नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब सबसे पहली थ्योरी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, आपको यहां पर थ्योरीज ही पढ़नी है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी थ्योरी इसमें आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो थ्योरीज हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे हमें पता चलता है कि वेज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होती है, इस तरीके से जो बाकी रेंट वगैरह ये किस तरीके से डिटरमाइन हो, कौन से वो बेसिस हैं जहां पर हमें ये डिटरमाइन, जहां पर जिस तरीके से हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं। ओके, अब सबसे पहले जो थ्योरी है वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको पढ़नी है। किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, अब दोस्तों ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका जो कंसेप्ट है, ऑरिजिन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिकार्डो एंड वेस्ट। ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने इसका जो है पहली बार इस कंसेप्ट को है उजागर किया था। ओके, उसके बाद इट वॉज रिडिस्कवर्ड बाई इकोनॉमिस्ट लाइक जेबी क्लर्क, जीवन आ गया, वर्ल्डर्स आ गया, लेटर मार्शल एंड जीआर हिक्स पॉपुलराइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इन्होंने इसको और भी थोड़ा सा पॉपुलराइज किया है। उसके बाद ये जो थ्योरी है ना, यहां पर आपको समझना है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड द जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर आपको एक चीज समझना है कि ये जो जेबी क्लर्क है इसका अलग वर्जन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का, इस तरीके जीवन का अलग है, वर्ल्डर्स का अलग है, इन्होंने थोड़ा, लेकिन जो एसेंस ऑफ द थ्योरी है इनका वो सेम है। इसलिए ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम जनरलाइज करके जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, यहां पर है इस थ्योरी का एसेंस। ओके, इसका मतलब है कि जो प्राइस पेड टू ईच फैक्टर, अब फैक्टर्स आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो उनको प्राइस मिलता है, लेबर को वेज मिलती है, ओके, लेबर को वेज मिलती है,
वो तो अभी हमने बताया आपको, वो डिपेंड होता है ऑन इट इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब वेट कीजिए दोस्तों, मैं आपको आराम से समझता हूं। यहां पर है दोस्तों, अब रिम्यूनरेशन पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये डिपेंड है, जैसे लैंड को क्या मिलता है, रेंट, ओके, लेबरर को क्या मिलता है, वेज, ओके, कैपिटल को इंटरेस्ट। अब ये डिपेंड होता है कि कौन सा जो फैक्टर है कितना प्रोडक्टिव है। जितना लेबर प्रोडक्टिव होगा उतना उसको ज्यादा जो है पैसा मिलेगा, वेज रेट ज्यादा मिलेगी, ओके। जितना कम प्रोडक्टिव होगा उतना ही कम उसको ये जो है वेज रेट मिलेगी। तो ये थ्योरी का मतलब ही है कि जो प्राइस हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं वो डिपेंड होता है कि ऑन इट इज प्रोडक्टिविटी, ये कितना प्रोडक्टिव है, ओके। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अब इस थ्योरी को और मजीद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें आते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला, प्राइस ऑफ ए फैक्टर, जो इस थ्योरी का मेन एसेंस है, प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन इट इज प्रोडक्टिविटी। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब इनको जो मिलता है वो यहां पर मैंने लिख दिया है। इनको मिलती है, लैंड को मिलती है रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। और ये डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी, ओके। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, लैंड होगा प्रोडक्टिव, उसको ज्यादा रेंट मिलेगी, उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। लेबर जितना प्रोडक्टिव होगा उतना उसको ज्यादा मिलेगा। कैपिटल जहां पर ज्यादा होगा वहां पर उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। ये डिपेंड होती है ऑन प्रोडक्टिविटी, ओके। यहां तक आपको समझ आया होगा। छोटी सी एग्जांपल है लेकिन आपको ये यहां पर रिलेट नहीं करनी है, फिर भी मैं आपको दूंगा आपके लिए। आपने अक्सर देखा होगा जो सिटी के नजदीक जो लैंड होता है वो कॉस्टली होता है बहुत ही ज्यादा। उसमें वजह होते हैं, हालांकि उसमें ज्यादा अनाज तो नहीं निकलता है लेकिन वो प्रोडक्टिव होता है। किस बेस पे? वहां पर आप होटल डाल सकते हैं, वहां की साइट या बहुत सारी चीजें होते हैं, वहां की डिमांड, अगर आप छोटा सा शॉप भी डालोगे वहां पर तो डिमांड बहुत है। ऑन द बेस ऑफ दैट रीजन वो जो है प्रोडक्टिविटी वहां पर बहुत ही ज्यादा है। अगर हम दूसरी तरीके से देखें, गांव में उससे भी बढ़िया लैंड होगा, वहां पर बहुत सारे, लेकिन उसमें प्राइस उतना नहीं होगा क्योंकि वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है। इसी तरीके से लेबर का भी है। अब कुछ लेबर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी सैलरी भी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्टिविटी है क्योंकि वो प्रोडक्टिव है। तो इस तरीके से कुछ, लेकिन ये मैंने जनरल, ये आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हम थ्योरी का मतलब एसेंस कुछ और है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये जनरल है कि प्रोडक्टिविटी आपको समझ आए कि क्या क्या आती है इसमें। अब यहाँ पर कंसेप्ट है, ये जो प्रोडक्टिव है ना, ये हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी करते हैं यहाँ पर। यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइस, ये डिपेंड होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ओके। समझना है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ एन इनपुट इज द चेंज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम employing one more unit of a particular input, assuming that the quantities of other inputs are kept constant। अब ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा? अब इसको समझते हैं, ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही है मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी। इसका मकसद ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो डिपेंड होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। अब यहां पर समझते हैं। अब ये रही फार्मूला, ये रहा चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, और ये रही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर समझो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके सामने टेबल। अब जब हम पहला लेबर यूज करते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 20 था, अब ये यहां पर मार्जिनल रिन्यू प्रोडक्ट, या इसको मार्जिनल प्रोडक्टिव लिखेंगे फिलहाल यहां पर। ये है 100, ओके। अब वेज रेट फिक्स होती है, ओके। ये एजप्शन ही है, वेज रेट यहां पर फिक्स रहेगी 50-50-50, ओके, वेज रेट है, ओके। अब समझो, पहला मार्जिनल प्रोडक्ट कितना 20, अब ये भी आ गया 100, ओके। ये प्राइस को मल्टीप्लाई करें, मार्जिनल रिन्यू प्रोडक्ट कह सकते हैं, या इसको हम फिलहाल मार्जिनल प्रोडक्ट ही देखेंगे समझने के लिए, ओके। उसके बाद दूसरा लेबर जब हम यूज करेंगे, यहाँ पर 85 आ गया। उसके बाद तीसरा लेबर जब हम एम्प्लॉय करते हैं तो यहाँ पर आ गया 70। अब यहाँ पर आपने देख लिया है, जितना ज्यादा लेबर हम इंक्लूड करते हैं फर्म में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज होती जा रही है, ओके। उसके बाद फोर्थ वाला लेबर जब हमने इंट्रोड्यूस किया था, यहां पर कितना आ गया 55, ओके। अब 55 यहां पर इसकी प्रोडक्टिविटी है और 55 वेज रेट भी है। अब अगर फर्म एक और एम्प्लॉय लगाती है, 5th वाला एम्प्लॉय लगाती है, तो इसको जो है नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी अब 40 ही रहेगी
और जो वेज रेट है वो है 55। और यहाँ पर इसको कितना नुकसान हो गया, 15 रुपये का नुकसान। अब ये चीज़ तो कोई फर्म नहीं करेगी, तो फर्म क्या करेगी, इसको जो है जो वेज रेट डिटरमाइन होगी यहाँ पर वो होगी ये वाली 55 वाली जो है डिटरमाइन होगी है वेज रेट। अब इससे नीचे जो है फर्म जो है नहीं जाएगी, एक और जो है बंदा वो एम्प्लॉय को नहीं कर सकती है। यहाँ पर वेज रेट डिटरमाइन हो गई है। यहाँ पर इस थ्योरी के मुताबिक जो प्राइस होता है यानी कि वेज होती है, वेज ये बराबर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ओके, यहाँ पर किस तरीके से सामने आपका टेबल है, बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन है, तो ये चीजें आपको समझने और एग्जाम अगर है तो ये टेबल बनाना है वहां पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है ये डिक्रीज होती जा रही है, यहां पर भी देखा होगा डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होता जा रहा है? इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या है, अब इस कंसेप्ट को आराम से समझते हैं ताकि आपको समझ आएगा कि क्यों जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न यहाँ पर प्रिवेल होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का ये यहाँ पर मैं इजीली एग्जांपल दूंगा। अगर एक ज़मीन का एक एकड़ है या आपके पास ज़मीन का एक प्लाट है, आपने 5 एम्प्लॉय लगा दिए हैं वहाँ पर, जो 5 एम्प्लॉय जो टोटल प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, और इस ज़मीन की वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। ओके, 5 लेबर अगर आपने लगा दिए हैं, वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर 10 बोरियाँ कुछ वीट निकालते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो एक जो है वो कितना निकालता है, 2 बोरियां। ओके, 5 हो गई 10। उसके बाद अगर आप छठा वाला लगा दोगे, सिक्स्थ वाला लगा दोगे तो वो तो कुछ प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, क्योंकि जमीन की जो कैपेसिटी है वो इतनी है। तो छठा वाला क्या है, वो कुछ नहीं करेगा, वो आइडियल रहेगा या थोड़ा सा भी प्रोड्यूस करेगा लेकिन ज्यादातर नहीं करेगा। इससे क्या है, जो ओवरऑल जो है लेबर तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन वहां पर लैंड इंक्रीज नहीं किया हमने, तो जिसकी वजह से जो है ओवरऑल जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज होती जाएगी। अब 6, 7, 8, 9 लेबर लगा दिए हमने, टोटल जो है जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10 ही रहेगी या 11 आ गई, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी जो एवरेज निकाल के हमें जो है पर लेबर के हिसाब से वो तो कम हो जाएगा, वो तो 1 पॉइंट कुछ ही आ जाएगा, जिसकी वजह से ये डिक्रीज होगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ओवरऑल टोटल लेबर्स की। ओके, ये छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपने ऑलरेडी समझा होगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कैसे आता है प्रोवाइड, इसकी वजह से ये डिक्रीज होता जा रहा है, और ये इतना डिक्रीज होता है जहां पर वेज रेट बराबर होती है प्राइस को, सारी वेज रेट बराबर होती है इसकी प्रोडक्शन को, वहां पर जो है उतनी उससे ज्यादा फर्म एम्प्लॉय नहीं करेगी, क्योंकि फर्म जो है खुद को नुकसान नहीं करवाएगी। ओके, उसके बाद दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 2 कंसेप्ट्स। यहां पर 2 कंसेप्ट्स है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है 2 कंसेप्ट्स है। कौन से कंसेप्ट्स है, एक तो शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट रन में। इन द शॉर्ट रन द रिवॉर्ड ऑफ ए फैक्टर मे बी मोर और लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ओके, शॉर्ट रन की बात करते हैं, या तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम होगा, ज्यादा होगा, प्राइस कुछ भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन की बात करें, यहां पर जो है in the long run the reward will become equal to the marginal productivity. ओके, अब इक्विलिब्रियम वेज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होती है लॉन्ग रन में, प्राइस ऑफ ए फैक्टर तो पता है आपको, यहां पर जब इक्विलिब्रियम होगा तो वहां पर क्या होगा, प्राइस ऑफ ए फैक्टर बराबर होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ओके, अब प्राइस ऑफ ए फैक्टर अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, ओके, प्राइस फॉर एग्जांपल वेज ज्यादा है, वेज 100 रुपया है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है कम है, अभी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 20 है। ओके, फर्म विल एम्प्लॉय मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स। अब यहां पर क्या है, अभी तो वेज बहुत है, फर्म एम्प्लॉय कर सकते हैं, अभी टेबल दिखाया मैंने आपको, फर्म जो है और एम्प्लॉय जो है यूज कर सकती हैं ताकि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इक्वलाइज हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद दूसरा है प्राइस ऑफ ए फैक्टर अगर लेस देन है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से लेस देन है, वो भी हमने टेबल अभी देखा है वहां पर नीचे, जब हमने 5th यूनिट कंज्यूम किया था तो वहां पर आप देख सकते हैं फर्म विल एम्प्लॉय लेस यूनिट्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड विल इनकर लॉस, इसमें लॉस हो जाएगा और फर्म जो है कम एम्प्लॉय करेंगे, जिसकी वजह से वापस जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएगा। 55 जो वहां पर वेज रेट डिटरमाइन होगी वहां पर वापस आके रुकेगा। ओके, ये आ गया इक्विलिब्रियम किस तरीके से लॉन्ग रन में प्रिवेल होता है। उसके बाद इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस है,
जो कि आपको लिखनी है एग्जाम में, ज़रूरी होती हैं एजम्पशंस लिखनी, क्योंकि थ्योरी का एसेंस मेन मकसद ही होता है कि इन पे बेस होती है। ऑल द फैक्टर यूनिट्स ऑफ द आर होमोजीनियस होती है। ओके, परफेक्ट कंपनसेशन वाली तो एजम्पशंस ये तो सेम है, क्योंकि क्लासिकल्स का ये मॉडल है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। ओके, प्रपोर्शन ऑफ इनपुट इज वेरिएबल, सॉरी, फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ये बहुत सारी एजम्पशंस है, इनमें से आप जितने चाहो लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किस तरीके से प्रिवेल होता है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी इज मेजरेबल, ये इसकी थ्योरी है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है इसके रिलेटेड। अब मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक जो है, जो फैक्टर प्राइस है, जैसे वेज है, वेज रेट है या इंटरेस्ट है या कुछ भी है, वो डिपेंड करता है डिमांड फॉर दैट फैक्टर एंड सप्लाई फॉर दैट फैक्टर। अब उस फैक्टर की डिमांड कितनी है, उस फैक्टर की सप्लाई कितनी है, वहां पर जाके वो डिमांड सप्लाई वाला कंसेप्ट लगता है, जहां पर वो इक्विलिब्रियम में आता है, वो जो डिटरमाइन होती है। ओके, ये कुछ कंसेप्ट हैं, ये जो थ्योरी है मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें ये आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट भी क्या है। फिलहाल आपको इतना याद है, ये ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, इसमें डिमांड वाला कंसेप्ट लगता है, डिमांड एंड सप्लाई वाला इक्विलिब्रियम, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है शायद इस तरीके वाला, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर लगता है, तो वो भी समझेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।